ध्वनि और इग्नोर ये दोनों पार्टनर्स हैं इन रेशियो 3:2। इनकी बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2025 कुछ इस तरह से है। ध्वनि की कैपिटल है 2,40,000, इग्नोर की कैपिटल है 2,60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है 50,000, जनरल रिजर्व 60,000, क्रेडिटर्स 40,000, बिल पेबल 30,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000। एसेट साइड में कैश है 50,000, बिल्डिंग है 3 लाख, डेटर्स है 80,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है 8,000 और नेट अमाउंट है 72,000। स्टॉक है 88,000, अक्रूड इनकम है 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है 1 लाख और इन्वेस्टमेंट है 1,20,000। अबव डेट पे इन्होंने इशाया को नया पार्टनर बनाया है फॉर 25% शेयर। 25% शेयर का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1/4 शेयर। 25% मीन्स 25/100 यानी कि 1/4 शेयर। इशाया जो है वो 2,50,000 कैपिटल लेकर आई है और ₹40,000 वो गुडविल लेकर आई है। और यहाँ पर हमें ये भी बताया गया है कि पूरे फर्म की गुडविल जो है वो ₹2 लाख है। यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात को जरूर नोटिस करिएगा कि पूरे फर्म की गुडविल 2 लाख है और उसका हिस्सा 1/4 है, तो 2 लाख का 1/4 तो 50,000 होता है, लेकिन वो प्रीमियम फॉर गुडविल जो लेकर आई है वो केवल 40,000 लाई है। इसका मतलब वो ₹10,000 गुडविल अपने हिस्से की नहीं लेकर आई है, ठीक है, जो उसके करंट अकाउंट से लेकर हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके अलावा ये फॉलोइंग एग्रीमेंट्स हुए हैं इन लोगों के बीच में। बैड डेट जो है वो 5,000 हैं, यानी डेटर्स जो हैं ऑफ ₹5,000 वो बैड प्रूव हो गए हैं। और आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है एट द सेम एग्जिस्टिंग रेट, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जितना परसेंटेज से पहले क्रिएट किया हुआ था उतना ही आपको आगे मेंटेन करना है। ठीक है स्टूडेंट्स? तो आप अब पुराने प्रोविजन को देखें, वो था ₹8,000, डेटर्स थे 80,000। तो एग्जिस्टिंग रेट जो आपका निकालना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का, वो आप इस तरह से निकाल लीजिए। पुराने प्रोविजन अपॉन डेटर्स इंटू 100, ये आ जाएगा 10%। यानी जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो 10% ऑफ डेटर ही होना चाहिए। ठीक है? और यहाँ पर मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए आपको डेटर्स में से जो कि 80,000 है, बैड डेट्स का अमाउंट माइनस करना होगा जो कि 5,000 है, ठीक है, इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन करना होगा। न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट जब भी निकाला जाता है तो डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करके निकाला जाता है, अगर कोई बैड डेट्स हैं तो, जैसे कि यहाँ पर हैं। ठीक है? नया प्रोविजन निकालते समय पुराने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स? ये निकल कर आएगा आपका स्टूडेंट्स 80,000 माइनस 5,000 होता है 75,000, उसका 10% निकालेंगे तो 7,500 आएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स? फिर ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट्स वर वैल्यूड एट ₹1 लाख। अब इन्वेस्टमेंट जो है बुक्स में 1,20,000 दे रखी थी और अब उनकी वैल्यू जो है वो 1 लाख है। इसका मतलब उनमें कितना फॉल आ रहा है? उनमें फॉल आ रहा है ₹20,000 का। और हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 50,000। तो ये इन्वेस्टमेंट का जो भी फॉल आ रहा है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो जाएगा और बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पुराने पार्टनर्स के पुराने रेशियो में बांट दिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? ये पॉइंट रिवोल्यूशन अकाउंट में बिल्कुल नहीं आएगा। पॉइंट नंबर सी देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा है कि अक्रूड इनकम वॉज रिकवर्ड ओनली ऑफ ₹14,500 इन सेटलमेंट। अब ये जो अक्रूड इनकम थी वो बैलेंस शीट में थी ₹20,000 और अब उससे जो पैसा रिकवर हुआ है वो केवल 14,500 है। इसका मतलब 5,500 का हमें अक्रूड इनकम रिकवर नहीं हो पाएगा। तो ये जो अक्रूड इनकम जो एक एसेट है हमारे लिए और जो रिकवर नहीं हो पाएगी, तो उसको हम रिवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे एज ए लॉस, रिवोल्यूशन लॉस। ठीक है?
ये हमारे लिए नुकसान का पॉइंट है, 5500 का हमें नुकसान हो रहा है इस पॉइंट पे। फिर ये कहा गया लास्ट इस डी पॉइंट में, मैं लास्ट तो नहीं कहूँगा इसको, डी पॉइंट में ये कहा गया है कि बिल्डिंग वॉज ओवर वैल्यूड बाय 20%। तो बिल्डिंग जो आपका शो किया हुआ था बैलेंस शीट में वो था ₹3 लाख, वो ओवर वैल्यूड है बाय 20%। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3 लाख का 20% निकाल दें, इन्होंने कहा है कि वो अपनी करेक्ट वैल्यू से 20% ज़्यादा लिखा हुआ है। तो उसकी करेक्ट वैल्यू कैसे आएगी इसको समझ दीजिए स्टूडेंट्स। इसकी करेक्ट वैल्यू ऐसे आएगी, आप इस 3 लाख जो गिवन वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करिएगा 100 से और डिवाइड करिएगा 120 से, यानी कि उसकी ओरिजिनल परसेंटेज अगर 100 है तो हमने उसको 120% शो किया हुआ है बुक्स में। 120% अगर 3 लाख है और हमें 100% निकालना है तो 120% नीचे रखिए और 100 ऊपर रखिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 6 और 6 5 जा होता है 30, तो ये आ जाएगा 50,000 इंटू 5, ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 2,50,000। यानी कि बिल्डिंग की जो करेक्ट वैल्यू है वो 2,50,000 है। इसका मतलब हमें बिल्डिंग को 50,000 रिड्यूस करना होगा। अगर कोई भी एसेट को बता रखा होता है कि वो अंडर वैल्यूड है, सॉरी ओवर वैल्यूड है, तो उसकी करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए आपको गिवन वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होता है 100% से और डिवाइड करना होता है 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज से, जो कि यहाँ पर 20 था। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए। तो इन चारों पॉइंट्स जो है इनमें से ये पॉइंट बस रिवोल्यूशन में नहीं जाएगा, क्योंकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट का फॉल है वो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से कवर हो रहा है। ठीक है, बैड डेट्स जो हैं, ये जो 5,000 है बैड डेट्स, ये भी आपके रिवोल्यूशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि पुराना प्रोविज़न 8,000 है और बैड डेट्स केवल 5,000 है। तो अब पुराने प्रोविज़न से आसानी से ये बैड डेट जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, और जो हमारा नया प्रोविज़न निकल कर आया था, जो हमने निकाला था 7,500, ठीक है, उसको आप पुराने प्रोविज़न से जब कंपेयर करेंगे तो पुराना प्रोविज़न था तो 8,000, मगर वो 5,000 बैड डेट्स को कवर करने की वजह से अब जो है वो केवल 3,000 रह गया है और नया प्रोविज़न है 7,500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें प्रोविज़न को पुराने से नए तक लेके जाना होता है, तो हमें प्रोविज़न को 4,500 और बढ़ाना पड़ेगा। ये पॉइंट फाइनली रिवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जितना बैड डेट्स हुआ है वो तो पुराने प्रोविज़न से कवर हो गया, वो रिवोल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा, मगर उसको कवर करने के बाद पुराना प्रोविज़न 3,000 बचा केवल और नया प्रोविज़न 7,500 है, जो हमने अभी निकाल के आपको बताया स्टूडेंट्स। तो इनका जो डिफरेंस है वो जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में 4,500। ठीक है, डेबिट साइड, तो 4,500 यहाँ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, 5,500 यहाँ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, डेबिट साइड ही जाएगा, ये भी डेबिट साइड ही जाएगा, ये भी, और 5,000 यहाँ जाएगा रिवोल्यूशन अकाउंट में। ठीक है, सॉरी 50,000 यहाँ जाएगा, जो है बिल्डिंग को कम करना है। तो 4,500, 5,500 एंड 50,000 कुल मिला के 60,000 अब तक रिवोल्यूशन में सिर्फ नुकसान ही नुकसान हुआ है। पॉइंट नंबर ई की बात करें तो ये पॉइंट है रिलेटेड टू कैपिटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स। तो इसका मतलब जो हमारे रिवोल्यूशन से रिलेटेड पॉइंट्स थे वो सारे वही थे ABCD, जिसमें 60,000 का रिवोल्यूशन लॉस हो रहा है, जो हमने इन पॉइंट्स के डिस्कशन के थ्रू पता कर लिया स्टूडेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, अब जो है कैपिटल एडजस्टमेंट का पॉइंट है उसको समझ लीजिए। इसमें कहा है कि ध्वनि और इग्नूर को अपनी कैपिटल्स को एडजस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ इशायाज कैपिटल। ठीक है, और जो भी एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे वो किए जाएंगे बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। यानी ध्वनि और इग्नूर को अपनी कैपिटल को नए रेशियो में एडजस्ट करना होगा, इसका ये मतलब होता है। और जो इशाया की कैपिटल है उसको बेस मान के आपको पहले टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालना होगा और उस टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म को ध्वनि और इग्नूर के नए प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके इनकी नई कैपिटल निकालनी होगी। तो ध्वनि इशाया की कैपिटल को इस तरह से बेस माना जा रहा है कि उसकी कैपिटल को बेस मान के ही हम टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकालेंगे
ठीक है। और जो भी टोटल कैपिटल न्यू फर्म आएगी उसको ध्वनि और इग्नोर के नए प्रॉफिट शेयर से मल्टीप्लाई करके हम इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग जो है नई कैपिटल निकाल लेंगे। ठीक है। जो भी इनकी नई कैपिटल निकल कर आएगी उसको हम एज ए क्लोजिंग बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और फिर कैपिटल अकाउंट में बाकी सारे काम करने के बाद, जैसे रिवॉल्यूशन लॉस लिखने के बाद, रिजर्व वगैरह बांटने के बाद, ठीक है, लॉस बांटने के बाद, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करने के बाद, ठीक है, सारे काम करने के बाद जो इनके कैपिटल अकाउंट हमें बैलेंस करने होंगे वो करंट अकाउंट ओपन करके करे जाएंगे। जब मैं करके दिखाऊंगा तो आप उसको और ढंग से समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स। आपसे कहा गया है कि आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है यहाँ पर और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो आपसे बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म नहीं मांगी गई है। तो आइए स्टूडेंट्स, रिवॉल्यूशन अकाउंट जैसे मैंने आप लोगों से काफ़ी हद तक डिस्कस कर ही लिया है पूरा का पूरा ही लगभग, तो उसको जो है पहले बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखिए टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। नया प्रोविजन आया था 7500, पुराना प्रोविजन केवल 3000 ही बचा था बैड डेट्स को कवर करने के बाद, तो इनका डिफरेंस यहाँ पर आएगा 4500। यहाँ पे लिखिए टू अक्रूड इनकम, जितना वो हमें नहीं मिल पाई 5500। यहाँ लिखिए टू बिल्डिंग, जितना हमें बिल्डिंग की वैल्यू को कम करना है, ये आया था 50,000। और यहाँ लिखिए बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स, जो कि है ध्वनि और इग्नोर, और इसको 3:2 के रेशियो में बांट दीजिए। $60,000 का ओवरऑल लॉस था, 36,000 ध्वनि के हिस्से में आएगा, 24,000 जो है इग्नोर के हिस्से में आएगा। ये आ गया स्टूडेंट्स टोटल 60,000 दोनों तरफ, और हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। मैं बैड डेट से रिलेटेड आपको जर्नल एंट्रीज और करके दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि यहाँ पर 4500 ही क्यों आया। तो स्टूडेंट जब डेटर बैड प्रूव होते हैं तो हम जर्नल एंट्री बनाते हैं, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ये एंट्री बनाई जाएगी 5000 से। अब बैड डेट्स हुए हैं 5000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो हमने बना रखा था वो इसी पर्पज के लिए बना रखा था, वो था ₹8000। तो इस बैड डेट्स को हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट में डाल के आराम से क्लोज कर सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे विद ₹5000। अब जो पुराना प्रोविजन था वो था पहले 8000, 5000 तो यूज अप हो चुका है, तो अब पुराना प्रोविजन बचा है केवल 3000। और नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मैंने कैसे निकाला था मैं दोबारा बता देता हूँ। नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स निकालने के लिए आपको डेटर्स के ओरिजिनल अमाउंट में से बैड डेट्स का अमाउंट माइनस करना होता है इनटू रेट ऑफ न्यू प्रोविजन, जो कि 10% था, ये आया था 7500। और बाकी रेट ऑफ न्यू प्रोविजन कैसे आया था मैं दोबारा बता देता हूँ। 8000 के एग्जिस्टिंग प्रोविजन थे और डेटर का ओरिजिनल अमाउंट 80,000 था, इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 10%। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ओल्ड प्रोविजन है 3000, नया प्रोविजन निकल कर आया 7500, तो इसलिए हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को अभी जो है और बढ़ाना पड़ेगा, 3000 से लेकर 7500 तक लेके जाना होगा। तो इसलिए ये जो डिफरेंस आएगा वो आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट में आएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 4500। दैट्स वाई ये 4500 जो है यहाँ पर आया है। क्लियर स्टूडेंट्स। बिल्डिंग जो थी ओवर वैल्यूड थी, तो बिल्डिंग की करेक्ट वैल्यू निकालने के लिए हमने जो गिवन वैल्यू था उसको मल्टीप्लाई किया था 100 से और डिवाइड किया था 100 प्लस ओवर वैल्यूड परसेंटेज। अगर वो अंडर वैल्यूड होती तो हम लिखते गिवन वैल्यू इंटू 100 अपॉन 100 माइनस अंडर वैल्यूड परसेंटेज। वहाँ पे अंडर वैल्यूड परसेंटेज माइनस हो जाती, ओवर वैल्यूड परसेंटेज ऐसे प्लस हुई है। ये निकल कर आई उसकी करेक्ट वैल्यू 2,50,000।
इसका मतलब है बिल्डिंग को 50,000 कम करना होगा, दैट्स वाई वो यहाँ पर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। बट उससे पहले एक काम और कर लीजिए स्टूडेंट्स, पार्टनर्स का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जरूर निकाल लीजिए, क्योंकि उसकी आपको जरूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स करने के लिए। तो यहाँ पर बड़ा आसान है नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना। जो सबसे आसान टाइप होती है, ये वो टाइप है नया रेशियो निकालने के पर्पज से। टोटल प्रॉफिट शेयर को 1 मान लीजिए, फिर निकालिए रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर। उसके लिए 1 में से नए पार्टनर के शेयर को माइनस कर दीजिए, ईशाया के शेयर को। रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 3/4। अब इसको ध्वनि और इग्नूर के पुराने रेशियो में बांट दीजिए रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को, इससे आपको इनका नया शेयर मिल जाएगा। ये आ गया 9/20 ध्वनि का नया शेयर। इग्नूर का नया शेयर निकालेंगे तो रिमेनिंग शेयर इंटू 2/5, ये आ जाएगा 6/20। ईशाया का जो नया शेयर है वो है 1/4, इसे लिखा जा सकता है 5/20। तो इनका नया रेशियो आ जाएगा 9/20, 6/20, 5/20, या सिंपली कह लीजिए 9:6:5। ईशाया का शेयर 1/4 का ही है या 5/20 एक ही बात है स्टूडेंट्स, 5/20 भी 1/4 ही होता है। अब हम बना लेते हैं अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। और याद रखिएगा ऐसे टाइप में सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो होता है पार्टनर्स का वो उनके ओल्ड रेशियो के बराबर ही होता है। आप निकालेंगे तो भी जो है सेक्रीफाइसिंग रेशियो उतना ही निकल कर आएगा, 3:2। ठीक है, उसको भी देख लीजिए। ध्वनि का सेक्रीफाइस वैसे मैं बताता हूँ जरूरत नहीं है निकालने की, ठीक है, मैं इसमें आपको निकाल के दिखाना चाह रहा हूँ बस। 3/5 माइनस 9/20 करेंगे तो ये आएगा 3/20। और इग्नूर का सेक्रीफाइस निकालेंगे तो 2/5 माइनस 6/20 कर दीजिए, ये आ जाएगा 2/20। आप कंपेयर करके देख लीजिए 9/20 और 3/20 और 2/20 को, ये 3/20 और 2/20 को, तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया 3:2। क्लियर ना स्टूडेंट्स? आइए अब बना लेते हैं फाइनली हम अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब बनाएंगे स्टूडेंट्स आप, तो सबसे पहले इनके ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ लिख लीजिएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आप पूरा पूरा लिखिएगा। और इनके कैपिटल बैलेंसेस हैं 2,40,000 एंड 2,60,000। उसके बाद जो अंदर जनरल रिजर्व है वो इनको बांट दीजिएगा बाय जनरल रिजर्व अकाउंट करके। और ये अमाउंट है 60,000, जब बांटेंगे तो 36,000 और 24,000 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो आप बांटिएगा केवल 30,000, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का जो 20,000 का फॉल है वो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से ही कवर कर रहे हैं। तो बचा हुआ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इनमें बांट रहे हैं 18,000 और 12,000। रिवोल्यूशन का जो लॉस था वो लिख दीजिएगा टू रिवोल्यूशन अकाउंट, ये भी आएगा 36,000 एंड 24,000। अब जो नई पार्टनर अपनी कैपिटल लेकर आई है वो लिख दीजिए बाय कैश अकाउंट। वो कैपिटल लेकर आई है स्टूडेंट्स अपनी ₹2,50,000। और जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आई है उसको लिखिए बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। वो 40,000 का जो प्रीमियम लेकर आई है उसको बांटिए 3:2 के रेशियो में, तो 24,000 और 16,000 आ जाएगा। और जितना वो प्रीमियम लेकर नहीं आई है उसके लिए आप ईशाया का करंट अकाउंट ओपन करिए, लिखिए ईशायाज करंट अकाउंट। उतना पैसा उसके करंट अकाउंट से लेके हम लोग इनको दे देंगे ध्वनि और इग्नूर को, और ये अमाउंट है 10,000। उसके हिस्से की टोटल 50,000 थी, वो लाई थी केवल 40,000। ठीक है स्टूडेंट्स, 6,000 और 4,000 यहां आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब रही बात क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ पार्टनर्स की, तो आप उसे आप नॉर्मल तरीके से मत लिखिएगा। हाँ, अभी एक चीज और रह रही है स्टूडेंट्स, एसेट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो दे रखा है उसको भी आप बांटिए, ये आ जाएगा 60,000 और 40,000। अब हो गया स्टूडेंट्स काम पूरा। अब हमें क्या करना है, जो क्लोजिंग कैपिटल बैलेंसेस हैं वो कुछ इस तरह से निकालने हैं पार्टनर्स के। आप
इशाया की कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लीजिए। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल लीजिए। इशाया की कैपिटल है 2,50,000 और उसका हिस्सा है 1/4, तो इंटू 4/1 कर दीजिए, उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल निकाल लीजिए, ये आ जाएगी 10 लाख। अब ध्वनि की नई कैपिटल कैसे आएगी? ध्वनि की नई कैपिटल आएगी 10 लाख इंटू उसका नया प्रॉफिट शेयर, और उसका नया प्रॉफिट शेयर है 9/20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4,50,000। उसी तरह से आप इग्नूर की नई कैपिटल निकाल लीजिए। 10 लाख जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म है इनटू हर न्यू प्रॉफिट शेयर जो कि 6/20 है, ये आ जाएगी ₹3 लाख। अब ये जो इनकी नई कैपिटल निकल कर आई हैं, इनको इनके कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दीजिए, 4,50,000 और 3 लाख। इशाया की कैपिटल नई वाली निकालने की जरूरत नहीं है, जो कैपिटल लेकर आई थी वही उसकी नई कैपिटल है, 2,50,000 यहाँ लिख दीजिए। अब इनके कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो इशाया का कैपिटल अकाउंट तो ऑलरेडी बैलेंस है, दोनों तरफ 2,50,000 ही है। ध्वनि को देखेंगे तो यहाँ पर इसका बैलेंस है 2,40,000, 276, 294। ठीक है स्टूडेंट्स, 3 लाख 324, 240, 276, 294, 3 लाख 324। और यहाँ पर है 450, 510, 546। तो 546 दोनों तरफ लिखिए, ठीक है, और उसमें से माइनस कर दीजिए 324, तो ये 3,22,000 आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये सॉरी कितना, 2,22,000, यस 2,22,000 इसका करंट अकाउंट के नाम से लिखा जाएगा। ठीक है, किसके करंट अकाउंट के नाम से? ध्वनि के करंट अकाउंट के नाम से। ठीक है, क्लियर होगी बात? ऐसे ही हमें इसको बैलेंस करना है, इग्नोर को। एक बार टोटल को दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 2,40,000, 276, 294, 3 लाख 324, 524, 546, 450 और 60, 510 और 36, 546। अब आते हैं इग्नोर पे। 260, 284, 296, 3 लाख 3,16, और ये टाइट है 364, 3 लाख 340 और 324, 364। तो 364 दोनों तरफ लिखिए, और जो इसका बैलेंसिंग फिगर आएगा ये था 3,16 है ना स्टूडेंट्स। 260, 284, 296, 3 लाख 316। 364 में से 316 माइनस करेंगे तो ये आएगा 48,000। तो यहाँ लिख लीजिए बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। वैसे तो अलग अलग लिखना चाहिए था, मेरे पास लिखने में स्पेस नहीं है, तो मैं फिलहाल लिख रहा हूँ बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। लेकिन आप उनको अलग अलग लिख के ऐसे लिखेगा, ध्वनि वाला लिखेगा बाय ध्वनिस करंट अकाउंट और इग्नोर वाला लिखेगा बाय इग्नोर्स करंट अकाउंट। मैं फिलहाल लिख रहा हूँ बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ड्यू टू लैक ऑफ स्पेस। तो स्टूडेंट इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो जो पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करे हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।